एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 हिंदी विषय और अंतरा की कहानी ईदगाह को गहराई से समझेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट का, इसलिए आराम से बैठिए। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रख लीजिए, लेकिन आप इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हैं। जयपुर की एक काल्पनिक छात्रा अनन्या ने पिछली बार कहा था कि उसे चिंपा खरीदने का कारण तो याद था, पर हामिद का मन समझ नहीं आता था। आज हम कहानी, पात्र, ग्रामीण परिवेश, भाषा, हास्य, प्रतीक, प्रश्न और एग्जाम टिप्स सब जोड़ेंगे। और सुनते समय सिर्फ घटनाएं याद करने की कोशिश मत करना। हर बड़े मोड़ पर अपने आप से पूछना, हामिद ने ऐसा क्यों किया? दूसरे बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं? और लेखक हमें किस सामाजिक सच्चाई की ओर ले जा रहे हैं? जहां मैं सवाल पूछूंगी, वहां तुरंत उत्तर मत देखना। 1 सेकंड पॉज करके सोचो, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? हमारी लर्निंग मैप बहुत साफ है। पहले प्रेमचंद और उनकी शैली, फिर ईद की सुबह, हामिद और अमीना की स्थिति, गांव से शहर की यात्रा, ईदगाह का सामूहिक दृश्य, मेले में चुनाव, चिमटे पर बच्चों का शास्त्रार्थ और अंत में अमीना की भावुक प्रतिक्रिया। उसके बाद हम शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और आंसर राइटिंग करेंगे। एक बात पहले ही तय कर ले, यह कहानी केवल ये नहीं कहती कि चिमटा खिलौनों से अच्छा है। असली सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य किससे तय होता है? कीमत से, दिखावे से, या उससे मिलने वाले प्रेम और उपयोग से? इसी सवाल को पकड़े रखोगे तो पूरा चैप्टर एक कनेक्टेड कहानी की तरह समझ आएगा। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद हैं। उनका जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद उन्होंने अध्यापन किया और स्वाध्याय से बीए तक शिक्षा ग्रहण की। ये जानकारी छोटी लग सकती है, लेकिन ऑथर इंट्रोडक्शन वाले प्रश्न में उपयोगी है। प्रेमचंद ने पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखा और बाद में हिंदी में लेखन किया। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर लेखन को समर्पित किया। वे साहित्य को केवल निजी आनंद का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। इसलिए उनकी कहानियों में समाज की वास्तविक स्थितियां दिखाई देती हैं। उनके साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का चित्रण मिलता है। उनकी कथा संगठन, चरित्र चित्रण और कथोपकथन की विशेष प्रशंसा की गई है। ईदगाह में भी समाज और बाल मन दोनों साथ चलते हैं। हामिद बच्चा है, पर अभाव उसे उम्र से पहले बड़ों जैसी समझदारी देता है। भाषा की बात करें तो प्रेमचंद की भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ उर्दू की रवानी भी मिलती है। कहानी में वजू, सिजदा, नेमत, दामन और बदहवास जैसे शब्द आते हैं। भाषा केवल सूचना नहीं देती, वह ग्रामीण जीवन, बच्चों की बातचीत और भावनाओं को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेखक पर उत्तर लिखते समय 4 कीवर्ड्स याद रखिए: सामाजिक यथार्थ, बाल मनोविज्ञान, सजीव भाषा और ग्रामीण जीवन। प्रेमचंद की प्रमुख कृतियों में मानसरोवर, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और गोदान का उल्लेख स्रोत में मिलता है। हर नाम लिखना आवश्यक नहीं, पर 2 या 3 उदाहरण उत्तर को मजबूत बनाते हैं। क्विक चेक। अगर प्रश्न आए कि प्रेमचंद की कहानियां विशेष क्यों हैं, तो क्या तुम केवल ये लिखोगे कि वे अच्छी कहानियां लिखते थे? नहीं, तुम्हें समाज की वास्तविकता, पात्रों का विश्वसनीय चित्रण, बाल जीवन की समझ और बोलचाल के निकट भाषा को जोड़ना चाहिए। यही सामान्य कथन और विश्लेषणात्मक उत्तर में अंतर। अब कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। सुबह का वातावरण मनोहर और सुहावना है। पेड़ों पर हरियाली, खेतों में रौनक, आसमान में लालिमा और सूर्य का शीतल रूप दिखाया गया है। लेखक प्रकृति को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई सुई तागा लेने दौड़ रहा है, किसी के जूते कड़े हैं और उनमें तेल डाला जा रहा है। बैलों को सानी पानी देने की जल्दी है। इन छोटी छोटी बातों से त्योहार किसी दूर की चीज नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक हलचल बन जाता है। बच्चों की खुशी अलग है। उन्हें गृहस्थी की चिंता नहीं, दूध और शक्कर घर में है या नहीं,
सेवैयां कैसे बनेंगी, ये सब बड़ों का प्रश्न है। बच्चों के लिए तो ईदगाह जाना ही उत्सव है। लेखक यहाँ बाल दृष्टि और बड़ों की आर्थिक चिंता का सुंदर विरोध दिखाते हैं। महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। वे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल और गेंद लेने की कल्पना कर रही हैं। पैसे उनके लिए कुबेर का धन है। इसके विपरीत हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। फिर भी वह सबसे अधिक प्रसन्न दिखाई देता है। यहीं से कहानी का भावात्मक अंतर शुरू होता है। अमीना की स्थिति बिल्कुल अलग है। ईद के दिन घर में दाना नहीं है। वह अपनी कोठरी में बैठी रो रही है और सोचती है कि अगर आबिद जीवित होते तो ईद इस तरह ना आती। ये प्रसंग त्योहार की खुशी के भीतर छिपे अभाव को सामने लाता है। कहानी केवल उत्सव का चित्र नहीं, आर्थिक संघर्ष का भी चित्र है। अब वह पंक्ति याद करो, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। इसका आशय क्या है? हामिद की आंतरिक दुनिया आशा और आनंद से भरी है, जबकि बाहर की परिस्थितियां गरीबी और दुख से भरी हैं। वह अपनी कल्पना में अब्बा जान और अम्मी जान की वापसी देखता है। बाल मन की आशा कठिन वास्तविकता को कुछ समय के लिए हल्का कर देती है। एग्जाम पॉइंट। इस कथन की व्याख्या में केवल हामिद खुश था इतना मत लिखना। लिखना कि उसकी गरीबी और अनाथपन के बावजूद उसकी कल्पना, आशा और जीवन विश्वास जीवित है। उसकी आनंद भरी चितवन विपत्ति के प्रभाव को तोड़ देती है। यही लेखक का आशय है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत, दुबला पतला बच्चा है। उसके पिता हैजे से मर चुके हैं और उसकी माँ भी बीमारी से चल बसी। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। फिर भी वह अपनी स्थिति को पूरी तरह दुख की तरह नहीं दिखता, क्योंकि उसकी बाल कल्पना उसे आशा देती है। हामिद का एक और महत्वपूर्ण गुण है अपनी दादी के प्रति प्रेम। वह ईद पर अपने लिए कुछ खरीदने से पहले दादी की आवश्यकता के बारे में सोचता है। ये सोच उसके बाल स्वभाव को नकारती नहीं, बल्कि दिखाती है कि अभाव और पारिवारिक प्रेम ने उसमें जिम्मेदारी जल्दी पैदा कर दी है। अमीना उसे मेले में भेजना नहीं चाहती। उसे डर है कि बच्चा भीड़ में खो सकता है। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ सकते हैं और जूते भी नहीं हैं। लेकिन सेवैयां बनाने के लिए घर पर रहना भी जरूरी है। इस दुविधा में दादी का ममत्व और गरीबी दोनों साथ दिखाई देते हैं। अमीना के पास 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे हैं। त्योहार के लिए उसने थोड़े पैसे बचाए थे, पर घर की जरूरतों ने उन्हें कम कर दिया। फिर भी वह पड़ोस की स्त्रियों से मुंह नहीं चुरा चाहती। साल भर का त्योहार है, इसलिए सीमित साधनों में भी सेवैयों की तैयारी और सामाजिक संबंध निभाने की चिंता है। हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये वाक्य सुनकर क्या लगता है? मैं खुद छोटा है, पर दादी को आश्वस्त कर रहा है। सामान्यतः बड़ा व्यक्ति बच्चे को सुरक्षा देता है। यहाँ बच्चा दादी को भरोसा दे रहा है। इसी उल्टाव में उसके चरित्र अगर प्रश्न आए कि हामिद का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उत्तर में केवल त्यागी लिखकर रुकना नहीं, उसके आशावादी, समझदार, संयमी, स्वाभिमानी और कल्पनाशील रूप को उदाहरणों से जोड़ो। वह मिठाई और खिलौनों की इच्छा से मुक्त नहीं है। वह इच्छा होते हुए भी दादी की जरूरत को प्राथमिकता देता है। अब बच्चे गांव से मेले की ओर चल पड़े हैं। कभी वे दौड़कर आगे निकल जाते हैं, कभी पेड़ के नीचे साथियों की प्रतीक्षा करते हैं। हामिद के पैरों में जैसे पर लगे हैं। यह केवल तेज चलने का वर्णन नहीं, उसकी उत्सुकता और मानसिक प्रसन्नता का संकेत भी है। शहर के रास्ते में अमीरों के बगीचे, पक्की चारदीवारियां, आम और लीचियों से लदे पेड़ दिखाई देते हैं। बच्चे कंकड़ी से आम पर निशाना लगाते हैं और माली की गाली देते हुए निकलने पर हंसते हैं। दृश्य आंखों के सामने इसलिए बनता है क्योंकि लेखक स्थान, गति, आवाज और बच्चों की प्रतिक्रिया सब साथ देते हैं। इसके बाद अदालत, कॉलेज और क्लब घर आते हैं। हामिद बड़े लोगों को देखकर अपनी बाल सुलभ धारणाएं बनाता है। उसे लगता है कि इतने बड़े लोग अब तक क्यों पढ़ते हैं। क्लब घर को लेकर वह सुनी सुनाई जादुई बातें भी मानता है। यहाँ लेखक बच्चों की कल्पना और सीमित अनुभव से बनी समझ को हास्य के साथ दिखाते हैं। महमूद और मोहसिन अपनी अपनी माताओं की ताकत पर बहस करते हैं। कोई कहता है कि माँ बैट नहीं पकड़ पाएंगी, तो दूसरा याद दिलाता है कि वे रोज मनो आटा पीसती हैं या सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं। ये बातचीत घरेलू श्रम के महत्व को सामने लाती है, भले ही बच्चे उसे खेल खेल में कह रहे हों।
हलवाइयों की दुकानों पर मिठाइयाँ सजी हैं। बच्चे जिन्नात और चौधरी के बारे में बातें करते हैं। मोहसिन की कल्पना में जिन्नात बड़े भी हैं और एक लोटे में घुस भी सकते हैं। हामिद सवाल पूछता है, इसलिए संवाद आगे बढ़ता है। बच्चों की बातें तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, उनकी लोक मान्यताओं और कल्पना का हिस्सा हैं। पुलिस लाइन पर भी बच्चों की चर्चा होती है। हामिद पुलिस को पहरा देने वाला समझता है, जबकि मोहसिन अपने मामू का उदाहरण देकर पुलिस पर आरोप लगाता है। यहाँ लेखक बच्चों की दृष्टि से समाज की संस्थाओं पर बनने वाली धारणाएं दिखाते हैं। हमें इन बातों को कहानी के बाल संवाद के रूप में पढ़ना है, लेखक का सीधा तथ्य वक्तव्य मानकर नहीं। एक सेकंड सोचो, रास्ते का इतना लंबा वर्णन कहानी में क्यों है? केवल यात्रा लंबी दिखाने के लिए? नहीं, इससे ग्रामीण बच्चों की जिज्ञासा, शहर के प्रति आकर्षण, उनकी सीमित जानकारी, सामाजिक असमानता और चित्रात्मक भाषा सब सामने आते हैं। यही कारण है कि घर से मेले तक का रास्ता भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। एग्जाम में घर और विद्यालय के बीच पड़ने वाले स्थानों का वर्णन अपने शब्दों में लिखने को कहा जा सकता है। वहां कहानी की नकल नहीं करनी, क्रम रखो। शुरुआत का स्थान, रास्ते की मुख्य चीजें, लोगों या गतिविधियों का उल्लेख और अंत में विद्यालय का दृश्य। वर्णन को दृश्यात्मक बनाओ, केवल स्थानों की सूची मत बनाओ। अब ईदगाह सामने आती है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श और बिछी हुई जाजिम है। रोजेदारों की पंक्तियां दूर तक फैली हैं। नए आने वाले पीछे खड़े होते हैं। इस व्यवस्था में बाहरी वैभव से अधिक सामूहिकता और अनुशासन दिखा। ईदगाह के दृश्य में एक महत्वपूर्ण विचार है, यहाँ धन और पद नहीं देखा जाता। सब लोग एक साथ वजू करते हैं और नमाज में शामिल होते हैं। लाखों सिरों का एक साथ झुकना, उठना और बैठना लेखक को बिजली की बत्तियों की सामूहिक गति जैसा लगता है। चित्रात्मक उपमा दृश्य की भव्यता बढ़ाती है। वजू का अर्थ है नमाज से पहले हाथ, पांव और मुंह धोना। सिजदा का अर्थ है खुदा के आगे माथा टेकना। इन शब्दों का अर्थ याद करना उपयोगी है, पर इनके संदर्भ को समझना उससे भी जरूरी है। यहाँ ये शब्द धार्मिक क्रिया के साथ अनुशासन, श्रद्धा और सामूहिक एकता का वातावरण बनाते हैं। लोग नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन सभी आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इसका अर्थ है कि धर्म का एक पक्ष लोगों को जोड़ने वाला है। समान आस्था और सामूहिक अनुभव मनुष्यों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। प्रश्न आता है, धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है, यह कैसे स्पष्ट होगा? उत्तर में ईदगाह का दृश्य लिखो। अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, नमाज की सामूहिक क्रिया करते हैं और फिर गले मिलते हैं। इसलिए धार्मिक आयोजन यहाँ समानता, भाईचारे और सामुदायिक एकता का माध्यम बनता है। नमाज के बाद मेले का उत्साह शुरू होता है। हिंडोला, चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट बच्चों को बुला रहे हैं। 1 पैसे में चढ़ना और 25 चक्करों का आनंद लेना संभव है। बाकी बच्चे चढ़ते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा रहता है। उसके 3 पैसे बहुत सीमित है। हामिद का निर्णय क्या बताता है? वह आनंद का विरोधी नहीं है। उसकी आंखें खिलौनों और मिठाइयों की ओर ललचाती हैं, लेकिन वह जानता है कि 3 पैसों का एक हिस्सा भी खर्च किया तो दादी के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। इसलिए उसका संयम इच्छा के अभाव से नहीं, प्रेम और प्राथमिकता से पैदा होता है। खिलौनों की दुकान पर सिपाही, भिश्ती, वकील और धोबिन जैसे मिट्टी के खिलौने हैं। महमूद सिपाही, मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और सम्मी धोबिन पसंद करते हैं। हर बच्चा अपने खिलौने को उपयोगी कल्पना देता है। फिर भी हामिद देखता है कि ये खिलौने गिरने या पानी पड़ने पर टूट सकते हैं। अब हामिद की मनस्थिति समझो। वह खिलौनों की निंदा करता है, पर भीतर से उन्हें चाहता भी है। हाथ अनायास लपकते हैं, फिर रुक जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसे त्यागी देवता बनाकर पढ़ना गलत होगा। वह बच्चा है, उसे आकर्षण होता है, पर वह अपने आकर्षण पर नियंत्रण रख। मिठाइयों के समय हामिद और अधिक अकेला महसूस करता है। बच्चे रेवड़ी, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खाते हैं। मोहसिन रेवड़ी देने का दिखावा करके उसे चढ़ाता है। हामिद को चोट लगती है,
पर वह अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए कहता है कि क्या मेरे पास पैसे नहीं है। वह दया मांगना नहीं चाहता। हामिद मिठाई को नेमत मानने से इनकार करता है और उसकी बुराइयां गिनाता है। क्या वह सचमुच मिठाई नहीं खाना चाहता? शायद नहीं। ये उसके मन का बचाव है। जब हम किसी मनपसंद वस्तु से वंचित होते हैं तो कभी-कभी उसके विरुद्ध तर्क बनाकर अपने दुख। प्रेमचंद ने इस बाल मनोविज्ञान को बहुत स्वाभाविक बनाया है। यहाँ एडजी का उपयोग भी इसी तरह कर सकते हो। किसी एग्जैक्ट डाउट पर सीधे उत्तर याद करने के बजाय अपने आप से पूछो, हामिद ने मिठाई को बुरा क्यों कहा और उस तर्क के पीछे कौन सी भावना थी। फिर अपनी एक्सप्लेनेशन बनाओ। यही एक्टिव रिकॉल कहानी को रटने के बजाय समझने में मदद करता है। लोहे की दुकान पर हामिद रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे याद आता है कि दादी तवे से रोटियां उतारते समय उंगलियां जला लेती हैं। उसके मन में तुरंत तुलना होती है। खिलौना थोड़ी देर की खुशी देगा, चिमटा रोज काम आएगा और दादी के हाथ बचाएगा। यही कहानी का निर्णायक मोड़ है। चिमटा केवल रसोई का औजार नहीं रह जाता। हामिद के लिए वह दादी की सुरक्षा, घर की जरूरत, सेवा और अपने प्रेम का माध्यम बन जाता है। वह ये भी सोचता है कि चिमटे से रोटियां उतारी जा सकती हैं, चूल्हे सेका जा सकता है और आग निकालकर किसी को दी जा सकती है। उपयोगिता उसके निर्णय का आधार है। दुकानदार पहले 6 पैसे मांगता है, फिर 5 पैसे बताता है। हामिद के पास 3 ही पैसे हैं। वह साहस करके 3 पैसे देने की बात कहता है और आगे बढ़ने लगता है। दुकानदार उसे बुलाकर चिमटा दे देता है। ये छोटा सा मोलभाव हामिद की आवश्यकता, साहस और सीमित आर्थिक स्थिति तीनों दिखाता है। हामिद चिमटे को कंधे पर बंदूक की तरह रखकर साथियों के पास लौटता है। वह अपने निर्णय को बचाने के लिए चिमटे को बंदूक, फकीरों का चिमटा और मंजीरे का विकल्प बताता है। उसकी कल्पना चिमटे को साधारण वस्तु से बहादुर शेर और रुस्तमे हिंद बना देती है। क्या यह केवल झूठी शेखी है? थोड़ा सा? हाँ, लेकिन इसमें आत्मरक्षा भी है। साथ ही उसका मजाक ना उड़ाएं, इसलिए वह चिमटे की ताकत बढ़ा चढ़ाकर बताता है। साथ ही उसके तर्कों में उपयोगिता का आधार सच है। मिट्टी के खिलौने टूट सकते हैं, चिमटा आग और पानी में टिक सकता है। हास्य और सत्य। हामिद के तर्क को क्रम से याद करो। चिमटा खिलौनों को तोड़ सकता है, आग में काम आता है, पानी से खराब नहीं होता, दादी की उंगलियां बचाता है और लंबे समय तक टिकेगा। वह भिश्ती के पानी, सिपाही की बंदूक और वकील की अदालत जैसी कल्पनाओं का उत्तर अपनी उपयोगिता और मजबूती से देता है। एक ट्रिकी पॉइंट। हामिद हर बहस में नहीं जीतता। जब महमूद कहता है कि वकील कुर्सी पर बैठेगा और चिमटा रसोई में पड़ा रहेगा, तब हामिद के पास ठोस उत्तर नहीं होता। वह धांधली और कल्पना से बात संभालता है। इस सीमा को लिखना चरित्र को अधिक मानवीय बनाता है। बच्चों का शास्त्रार्थ कहानी के सबसे मजेदार हिस्सों में है। एक ओर मिट्टी के खिलौने हैं, दूसरी ओर लोहे का चिमटा। हामिद उसे रुस्तमे हिंद कहता है और कल्पना करता है कि भिश्ती, सिपाही और वकील उसके सामने हार जाएंगे। यह अतिशयोक्ति बच्चों की खेल कल्पना से पैदा होती है। शास्त्रार्थ में हास्य के साथ एक नैतिक उल्टाव भी है। जिन बच्चों के पास ज्यादा पैसे थे, वे महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन तर्क के स्तर पर हामिद उनसे आगे निकल जाता है। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति बताई गई है। वस्तु छोटी है, पर उसके पीछे की भावना बड़ी है। अंततः बच्चे चिमटे से प्रभावित होते हैं। वे अपने खिलौने हामिद को दिखाते हैं और चिमटा हाथ में लेकर देखते हैं। हामिद भी उनके खिलौनों की सुंदरता स्वीकार करता है और कहता है कि वह उन्हें चिढ़ा रहा था। यह क्षण बताता है कि उसकी जीत अहंकार की नहीं, दोस्ती की दिशा में जाती है। रास्ते में महमूद को भूख लगती है। उसके पिता ने केले दिए थे और वह केवल हामिद को साझी बनाता है। बाकी बच्चे देखते रह जाते हैं। कहानी इसे चिमटे का प्रसाद कहती है, यानी हामिद के त्याग और आत्मसम्मान ने अंततः उसे मित्र का स्नेह दिलाया, बिना मांगे। अब खिलौनों का परिणाम देखिए। मोहसिन का भिश्ती उसकी बहन के हाथ से गिरकर टूट जाता है। नूरे का वकील भी गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। महमूद का सिपाही टोकरी से गिरता है और उसकी टांगें टूट जाती हैं। बच्चे उन्हें तरह तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर खिलौनों की नश्वरता सामने आ जाती है। यह कहानी खिलौनों को बुरा नहीं कहती। बच्चों के लिए वे खुशी और कल्पना के साधन हैं, पर लेखक उनका स्थायित्व और उपयोगिता चिमटे से अलग दिखाते हैं। इसलिए
कॉमन मिस्टेक यह है कि उत्तर में खिलौनों को पूरी तरह व्यर्थ या बच्चों को पूरी तरह लालची कह दिया जाए। कहानी उनकी मासूम खुशी को भी मान्यता देती है। अब हम अंतिम सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। गांव में मेले वाले लौटते हैं और अमीना हामिद की आवाज सुनकर दौड़ती है। वो उसे गोद में उठाकर प्यार करती है, फिर उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है। पहले उसे लगता है कि बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं और पैसे बेकार कर दिए। अमीना की पहली प्रतिक्रिया क्रोध और चिंता की है। वह पूछती है कि सारे मेले में यही चिमटा मिला था। हामिद अपराधी भाव से उत्तर देता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया। एक वाक्य में उसका पूरा प्रेम, निरीक्षण और त्याग खुल जाता है। हामिद की बात सुनते ही अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है। यह स्नेह बहुत शब्दों वाला नहीं है, बल्कि मूक, गहरा और ठोस है। वह समझती है कि बच्चे ने खिलौने और मिठाई छोड़कर उसके हाथों की पीड़ा को याद रखा। यही कहानी का भावात्मक उत्कर्ष है। अब उस कठिन पंक्ति पर आते हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। बूढ़े हामिद का अर्थ है कि छोटे बच्चे ने बड़े व्यक्ति जैसी जिम्मेदारी निभाई। बालिका अमीना का अर्थ है कि अमीना का मातृ स्नेह इतना उमड़ पड़ा कि वह भावनात्मक रूप से असहाय बच्ची जैसी हो गई। अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और आंसू बहाती है। हामिद उस रहस्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके लिए चिमटा खरीदना सीधा सा काम था। उसे ये पता नहीं कि उसके छोटे त्याग ने अमीना के भीतर दबा हुआ दुख, प्रेम, मातृत्व और कृतज्ञता सब एक साथ जगा दिया है। अगर पूछा जाए कि हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं का रहस्य क्यों नहीं समझ पाया, तो उत्तर होगा वो बहुत छोटा था और अपने कार्य को प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानता था। उसे ये अंदाजा नहीं था कि अमीना ने उसकी इच्छाओं का त्याग, उसका संयम और उसकी समझदारी कितनी गहराई से महसूस की है। अब प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास दिखाने के लिए तैयारी की हलचल, कुर्ते में बन लगाने की जल्दी, जूतों में तेल डालना, बैलों को सानी पानी देना, बच्चों का उत्साह, ईदगाह की यात्रा, नाज और मेले का वर्णन लिख सकते हो। उत्तर में घटनाओं का क्रम बनाए रखना। प्रश्न आता है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या तर्क दिए। पहले दादी की उंगलियां बचाने वाला तर्क, फिर रोटियां उतारने और आग निकालने की उपयोगिता, फिर उसकी मजबूती और स्थायित्व, और अंत में खिलौनों के टूटने की संभावना। इन तर्कों को क्रम में लिखोगे तो उत्तर स्पष्ट और प्रभावी बनेगा। सप्रसंग व्याख्या में 3 कदम रखो। पहले प्रसंग बताओ कि नमाज के बाद ईदगाह का दृश्य है या अमीना की प्रतिक्रिया। फिर कठिन शब्दों और चित्र का अर्थ समझाओ। अंत में केंद्रीय भाव लिखो, जैसे भाईचारा, समानता, त्याग, सद्भाव और मूक स्नेह। केवल पंक्ति का सरल अनुवाद पर्याप्त नहीं होगा। तुम्हारे लिए फाइनल चैलेंज। बिना देखे 3 प्रश्नों के उत्तर बोलकर रिकॉर्ड करो। हामिद के चरित्र की 2 विशेषताएं क्या हैं? ईदगाह का दृश्य भाईचारा कैसे दिखाता है? और चिमटा कहानी में किस मूल्य का प्रतीक बनता है? अगर किसी उत्तर में केवल समरी आ रही है, तो उसमें वाय और हाउ जोड़ो। चलिए अब रिकैप करते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, जिसमें ग्रामीण मुस्लिम जीवन, ईद का उत्सव, बाल मनोविज्ञान और सामाजिक यथार्थ साथ आते हैं। हामिद गरीब है, पर आशावादी और स्वाभिमानी है। अमीना अभाव में भी प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी निभाती है। कहानी का केंद्र बाहरी खुशी और भीतरी संवेदना का अंतर है। दूसरा रिकैप। रास्ते का वर्णन बाल दृष्टि और चित्रात्मक भाषा दिखाता है। ईदगाह का दृश्य समानता और भाईचारा प्रस्तुत करता है। मेले में हामिद अपनी इच्छाओं पर संयम रखता है। चिमटा उपयोगिता, सेवा, श्रम के महत्व और प्रेम का प्रतीक बनता है। खिलौनों का टूटना अस्थायित्व दिखाता है, लेकिन उनकी बाल सुलभ खुशी को नकारता नहीं। सबसे कॉमन मिस्टेक याद रखिए, हामिद ने चिमटा इसलिए नहीं खरीदा कि उसे खिलौने या मिठाई पसंद ही नहीं थी। उसने अपनी इच्छा को दादी की जरूरत से नीचे रखा। अब अगला कदम है कि अपने नोटबुक में हामिद के चरित्र पर एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखो और उसमें 3 कीवर्ड्स अवश्य डालो: त्याग, विवेक और सद्भाव।
आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची खुशी केवल वस्तु पाने में नहीं, किसी अपने के लिए सोचने और काम आने में भी होती है। अब बिना किताब देखे ईदगाह का पूरा घटनाक्रम अपने शब्दों में सुनाओ और अंत में बताओ कि अमीना, चाहो तो एग्जी में इसी चैप्टर पर एक्टिव रिकॉल चैलेंज बनाकर अपनी समझ जांच सकते हो। शांति से पढ़ो, समझ कर लिखो और अगली रिवीजन में फिर मिलते हैं।